वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन कैसे होगा। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन की 3 विधि होती हैं। सबसे पहले विधि में यहाँ पर लिखा हूँ कंजुगेशन, दूसरा का नाम मैं लिखा हूँ ट्रांसडक्शन, तीसरा का नाम लिखा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। तो पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ कि बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन का पहला विधि पढ़ चुके हैं कंजुगेशन, अर्थात संयुग्मन के द्वारा बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन कैसे कंप्लीट होगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वह वीडियो जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का सेकेंड प्रोसेस, इस सेकेंड प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। मतलब ट्रांसडक्शन के माध्यम से बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन कैसे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसडक्शन किसे कहते हैं। तो ट्रांसडक्शन का मतलब होता है एक डीएनए का दूसरे डीएनए में स्थानांतरित होना ही ट्रांसडक्शन कहलाता है। अब आप डिफिनेशन सुन के आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक जब तक आप डायग्राम से नहीं समझेंगे तब तक ट्रांसडक्शन नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि आगे मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा कि एक डीएनए दूसरे डीएनए में कन्वर्ट कैसे होगा। अब इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब देखो, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती हैं वो किसके द्वारा कंप्लीट होती हैं। इतना डिफली क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो याद रहे, बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है एक वायरस के थ्रू कंप्लीट होती हैं। उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। याद रहे, इस बैक्टीरियोफेज वायरस को हम लोग हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु भोजी किसे कहते हैं। तो आपके समझने के लिए मैं बहुत सिंपल हिंदी वर्ड में लिखा हूं। देखिए, जीवाणु कोशिका में संक्रमण करने वाले विषाणुओं को जीवाणु भोजी कहते हैं। मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन पैदा करे। तो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस ही जीवाणु भोजी वायरस कहलाता है। इस वायरस को ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है। नीट में, एम्स में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर पूछा जाता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस को ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो यहां पर मैं लिखा हूं, बैक्टीरियोफेज वायरस को ढूंढने वाले साइंटिस्ट का नाम है, ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक है जिसका नाम है एफ.डब्ल्यू. टवार्ट ने 1915 में बैक्टीरियोफेज वायरस को ढूंढा था। लेकिन याद रहे, बैक्टीरियोफेज वायरस पर स्टडी करने वाले एक साइंटिस्ट का नाम है डी हैरल ने 1917 में इनका विस्तृत अध्ययन किया था। मतलब डी हैरल ने 1917 में क्या किया है, बैक्टीरियोफेज पर क्या किया है, अध्ययन किया, स्टडी किया है। इन्होंने स्टडी के बाद निष्कर्ष निकाला कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। आपको भी पता होगा, हम लोग अगर सामान्य पानी को अगर घर में अगर 2 दिन 4 दिन रख देंगे तो पानी खराब हो सकता है। लेकिन गंगा नदी के पानी को अगर हम लोग घर में लाकर रखेंगे तो गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। क्या कभी आप सोचे हैं कि गंगा नदी का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता? तो याद रहे, इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा। गंगा नदी का पानी खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाती हैं। उस वायरस का मैं पूरा नाम लिखा हूं, बैक्टीरियोफेज 5174 वायरस। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम है, और ये वायरस जो होती है गंगा नदी के पानी में पाई जाती है। और याद रहे, ये गंगा नदी के पानी में पाई जाती है तो गंगा नदी पर अटैक करने वाले बैक्टीरिया को ये वायरस जो होती हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से कभी भी गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, बैक्टीरिया का विकास नहीं होगा। और जिस पानी में अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा वो पानी कभी खराब हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि गंगा नदी का पानी इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि गंगा नदी के पानी में ये बैक्टीरियोफेज 5174 वायरस जो होती है वो पाई जाती है। अब देखो, हमें ट्रांसडक्शन समझना है। तो ट्रांसडक्शन समझना है क्योंकि ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा ही कंप्लीट होती हैं। अब देखते हैं कि इस वायरस का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, बैक्टीरियोफेज वायरस के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहले भाग को हेड कहते हैं,
बीच वाले भाग को नेक कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। लेकिन आपको एस लाइक स्ट्रक्चर, इंग्लिश का एस जैसे कोई संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेज डीएनए कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो बैक्टीरिया में कैसे कंप्लीट होती हैं। तो याद रहे, ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो 6 चरणों में पूरा होती है। निष्कर्ष ये करते हैं कि ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती हैं वो बैक्टीरिया में कैसे संपन्न होती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज, हिंदी में बोलते हैं जीवाणु भोजी में प्रजनन जो होती हैं वो जीवाणु कोशिका के अंदर ही होती हैं, जो इंपॉर्टेंट 6 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। याद रहे, यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जीवाणु में प्रजनन की विधि को समझाइए या वायरस में होने वाले प्रजनन की विधि को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसडक्शन। तो याद रहे, ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट 6 स्टेप में 6 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला को बोलते हैं अटैचमेंट, दूसरा को बोलते हैं पेंट्रेशन, तीसरा को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, और चौथा को हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल सिंथेसिस फेज, पांचवा को बोलते हैं वायरस असेंबली, और छठवा को हम लोग बोलते हैं रिलीज ऑफ वायरस। मतलब ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो 6 चरणों में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप को हम समझते हैं, पहला का नाम क्या, अटैचमेंट। देखिए अटैचमेंट नाम से स्पष्ट है, अटैचमेंट। तो यहां पर देखते हैं, ये है डायग्राम बैक्टीरियोफेज वायरस का। ये किसका है, बैक्टीरिया का। तो देखो बैक्टीरियोफेज वायरस का बैक्टीरिया की सतह से जाकर चिपक जाना, जुड़ जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का बैक्टीरिया की सतह से जाकर जुड़ जाना ही अटैचमेंट कहलाता है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, पेपर में जब आएगा तो लिख सकते हैं अटैचमेंट। वायरस का किसी भी वांछित बैक्टीरिया की पहचान करके बैक्टीरिया की सामान्य सतह से जाकर चिपक जाना ही अटैचमेंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट में लिखा हूं पेंट्रेशन। पेंट्रेशन का मतलब देखिए क्या होगा, इसी डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पेंट्रेशन का डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस जब बैक्टीरिया की सतह से जाकर जब जुड़ जाती हैं तो कुछ समय के बाद ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो होती हैं एक लाइटिक एंजाइम, यहां पर मैं लिख रहा हूं लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम एक प्रकार की डाइजेस्टिव अर्थात पाचक एंजाइम होती हैं, और ये लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करके बैक्टीरिया के आउटर कोर को डाइजेस्ट करने लगती है, खाने लगती है, जिसके कारण से यहां पर एक होल बन जाता है। और इस होल के थ्रू ये अपना फेज डीएनए जो होती हैं वो अपना फेज डीएनए जो होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देती है। तो सिंपल सी बात है कि बैक्टीरियोफेज वायरस का जब बैक्टीरिया की सतह से जब जाकर ये चिपकेगा तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करती है, लाइटिक एंजाइम स्त्रावित करके बैक्टीरिया के आउटर कोर को डाइजेस्ट कर देती हैं, पचा देती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर एक छिद्र बन जाता है। इस छिद्र के थ्रू ये अपना फेज डीएनए जो होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट्रेशन कहते हैं। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। तीसरा पॉइंट में लिखा हूं मल्टीप्लिकेशन फेज। अब आगे देखते हैं, अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज। अब देखो आगे हम लोग ये चलते हैं, ये है मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, तो आपको ये पता होगा ये क्या है, तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस का फेज डीएनए है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियल डीएनए कहते हैं। तो जैसे ही फेज डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पहुंचेगा तब यह प्रोसेस होगा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो ये क्या करेगा, ये जो फेज डीएनए जो होती हैं सबसे पहले क्या होगा, ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेगा। मतलब यहाँ पर मल्टीपल डिवीजन होगा। जब इसमें क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा तो इसके बहुत सारे क्या बनेंगे, कॉपी बनेंगे। देखो मल्टीपल डिवीजन से ये क्या करती है, बहुत सारे कॉपी बनाती हैं। फेज डीएनए क्या होंगे, बहुत सारे कॉपी का निर्माण करती हैं, और ये फेज डीएनए जो होती है एक एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। उस एंजाइम को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आप लोग पढ़ चुके हैं, इस एंजाइम को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम जो होती हैं वो बैक्टीरियल डीएनए को कई भागों में क्या कर देती हैं, काट देती है। एक बार और सुन सकते हैं, जैसे ही फेज डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आएगा तो उस फेज डीएनए में क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होगा।
उस मल्टीपल डिवीजन के इफेक्ट से हम देखते हैं पहला इंटर हुआ था केवल एक फेज डीएनए, लेकिन जब मल्टीपल डिवीजन होगा तो यहाँ पर बहुत सारे फेज डीएनए बनेगा। अब बहुत सारे फेज डीएनए जो होती हैं एक एंजाइम रिलीज करती हैं, उस एंजाइम का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। लिख सकते हैं आप लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन CATION एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये नोट कर लीजिए आप लोग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। याद रहे नीट में क्वेश्चन आता है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी की कैंची किसे कहते हैं, तो याद रहे ये क्या है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी की एक कैंची है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करती है? तो बैक्टीरियल डीएनए को क्या करते हैं? कई टुकड़ों में क्या कर देती है? कट कर देती है। तो कुछ समय के बाद क्या होगा? कुछ समय के बाद ये फेज डीएनए और ये बैक्टीरियल डीएनए जो होते हैं वे आपस में जुड़कर, आगे डायग्राम इस तरह होगा, आपस में जुड़कर दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं? एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं, और इस नए डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो याद रहे मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या बन रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखो बायोकेमिकल सिंथेसिस फेज। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग बायोकेमिकल सिंथेसिस फेज के बारे में। अब बायोकेमिकल सिंथेसिस में क्या होगा? हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है बहुत सारे मल्टीपल, देखो ये सब क्या है? ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेज डीएनए भी कहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर? फेज डीएनए की मात्रा थी। बैक्टीरियल डीएनए की मात्रा क्या है? बहुत कम है, लेकिन दोनों आपस में मतलब दो अलग अलग डीएनए आपस में जुड़कर जब एक नया डीएनए बनाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। अब क्या होगा? बायोकेमिकल सिंथेसिस फेज के अंतर्गत ये क्या करेगा? फेज डीएनए जो होती हैं वो अपने लिए भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके अपने लिए एक बाह्य आवरण बनाएगी। उस बाह्य आवरण को ये देखो, ये प्रोटेक्शन लेयर बनाएगी। ऐसा क्या होगा? सब में बनेगा। अपने लिए क्या करती हैं? बाह्य सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करती हैं, और इस बाह्य सुरक्षात्मक कवच को हम लोग क्या कहते हैं? तो सब में ऐसी होगा। ये बाह्य सुरक्षात्मक कवच को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कोर कहते हैं। तो बायोकेमिकल सिंथेसिस फेज में क्या करती है? अपने लिए प्रोटीन कोर का निर्माण करती है। अब नेक्स्ट क्या होगा? वायरस असेंबली। तो वायरस असेंबली में क्या होगा? तो देखो नेक्स्ट क्या होगा? ये फेज डीएनए जो होती हैं अपने द्वारा निर्मित, फेज डीएनए जो होती है वे अपने द्वारा, ये जो फेज डीएनए जो होती है अपने द्वारा निर्मित प्रोटीन कोर के अंदर ये सब क्या होते हैं? चले जाते हैं। अपने द्वारा ये क्या हो जाते हैं? अपने द्वारा निर्मित फेज डीएनए के अंदर चले जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वायरस असेंबली कहते हैं। वायरस असेंबली कहते हैं। अब ये जब मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तो लास्ट पॉइंट में लिखो रिलीज ऑफ वायरस। ये जो फेज डीएनए जो होते हैं वो बैक्टीरियल पार्ट को क्या करके फाड़ के ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया से बाहर निकल आते हैं। इसी को बोलते हैं रिलीज ऑफ वायरस। देखिए तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट में बहुत इजी टेकल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला पॉइंट देखिए हम लोग अटैचमेंट। अटैचमेंट में हुआ क्या? तो बैक्टीरियोफेज वायरस का बैक्टीरियल सतह से आकर चिपक जाना ही अटैचमेंट है। दूसरा हम लोग क्या देखें? पेंट्रेशन। तो जब बैक्टीरियोफेज वायरस जब बैक्टीरिया की सतह से जाकर चिपकती है तो एक लाइटिक एंजाइम स्रावित करती है, जिसके कारण से बैक्टीरिया के जो बाह्य कोर होते हैं वहां पर एक होल बन जाता है, और इस होल के थ्रू ये अपना फेज डीएनए जो होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देती हैं। यहां तक मैं आपको डायग्राम से समझा चुका हूं। फिर थर्ड पॉइंट क्या था? मल्टीप्लिकेशन फेज था। इसका भी डायग्राम मैं आपको बता चुका हूं। जैसे ही फेज डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर आते हैं तो उसमें मल्टीपल डिवीजन होती हैं, जिससे बहुत सारे फेज डीएनए बनता है, और ये फेज डीएनए क्या बनाती हैं? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्रावित करके बैक्टीरियल डीएनए को कई टुकड़ों में काट देती हैं। कुछ समय के बाद क्या होगा? ये दोनों डीएनए आपस में जुड़कर एक नया डीएनए बनाएंगे, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फिर नंबर 4 में लिखा हूं बायोकेमिकल सिंथेसिस फेज। ये सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए या हम फेज डीएनए कह सकते हैं। ये क्या करेगा? बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले आवश्यक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके ये अपने लिए रहने के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर बनाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कोर कहते हैं।
लेकिन वायरस असेंबली में क्या होगा, ये जब अपने लिए जब रहने के लिए जगह बना देती हैं तो ये प्रोटीन कोर के अंदर सबके सब क्या होते हैं, ये जो फेज डीएनए होते हैं जो जो जाने लगते हैं और एक बहुत बड़ा समुदाय बनाते हैं जिसको वायरस असेंबली कहते हैं। अब देखो बैक्टीरिया के अंदर पूरा वायरस का समुदाय बन गया था एक फेज डीएनए, लेकिन यहां पर बहुत सारा वायरस क्या हो चुके हैं, बैक्टीरिया के अंदर बन चुका है, निर्मित हो चुकी हैं। अब जब ये वायरस जब मैच्योर हो जाती हैं तो ये वायरस जो होती हैं, लास्ट में लिखा हूं रिलीज ऑफ वायरस, ये बैक्टीरियल सतह को फाड़ के बैक्टीरिया से बाहर निकल आती हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिलीज ऑफ वायरस। तो ये है बैक्टीरिया में होने वाला प्रजनन, अर्थात किस मेथड से, तो ट्रांसडक्शन के थ्रू। स्टार्टिंग में मैं बताया था एक डीएनए का दूसरे डीएनए में स्थानांतरित होना ही ट्रांसडक्शन है। तो देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए जब बैक्टीरिया के अंदर आया तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़कर बहुत सारे ये क्या बना चुका है, डीएनए बना चुका है। तो बहुत सारे अपने ही जैसे नए संतति को ये पैदा कर दिया है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस में होने वाला प्रजनन। तो संभवतः यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।